गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है और बहुत ही सख्त गर्मी पड़ रही होती है। तभी कबूतर कालू कौवे के घर की तरफ जाता है और वहाँ उनके पास जाकर बैठ जाता है। और फिर कालू कौवे की बीवी रानो कहती है, गंदी गंदी मोटी मोटी आंखों वाले कबूतर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं? चलो जाओ यहाँ से। अरे रानो कवि, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ छाँव में आकर तुम लोगों के पास बैठ जाऊँ। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तुम लोगों के पास ही अपना घोंसला बना लो, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही, बुरा हाल हो रहा है सबका। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? तुम्हें एक बात सुनाई नहीं देती कि तुमने यहाँ पे नहीं बैठना और ना ही तुमने यहाँ पे घोंसला बनाना है? चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कबूतर को रानो कवि की बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से सीधा टोनी चिड़िया के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको पसीना भी बहुत आया है। बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं कालू कौवे के घर गया, लेकिन इसकी बीवी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे कहा कि तुम यहाँ नजर न आना दोबारा। और इसने मुझे कहा अगर मैं दोबारा इसे वहाँ पे नजर आया तो ये मार मार कर मेरा भरता बना देगी। लेकिन टोनी बहन, दरख्त तो जंगल के सबके सांझे है ना, सबके ही है, कोई भी कहीं पे भी अपना घोंसला बना सकता है। ये कैसी गुंडागर्दी है इन दोनों की? कबूतर भैया, आप फिक्र ना करें, आपकी इस गर्मी का इलाज है मेरे पास। बस हमें आज का दिन ही किसी तरीके से गुजारना है। फिर मेरी दोस्त आ रही है पहाड़ों से, जहाँ पे बर्फबारी होती है, हम फिर उसके साथ जाएंगे और अपनी गर्मियाँ वहीं पे गुजारेंगे। इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें आज की रात ही गुजारनी है। फिर हम मेरी दोस्त के साथ दूसरे जंगल चले जाएंगे। वो लोग अब बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल तो उन्होंने टोनी की दोस्त के साथ बर्फ वाले जंगल में चले जाना था। रात ही के गुजरने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ जाने की ज्यादा एक्साइटमेंट थी। वहाँ पे उन्होंने सर्दियों के मजे गर्मियों में लेने थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब टोनी चिड़िया की दोस्त का इंतजार कर रहे थे। कैसी है मेरी दोस्त? और ठीक से आ गई ना तुम? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं नहीं टोनी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब हमें जल्दी निकलना होगा, तुम सब मेरे पीछे आओ। टोनी चिड़िया की दोस्त बहुत जल्दी में होती है और वो उन सबको लेकर उड़ने ही वाली थी कि सामने से रानो कवि और कालू कौवा आ जाते हैं। अरे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों को बर्फ वाले जंगल लेकर जा रही हूँ, ताकि वो अपनी गर्मियाँ वहाँ पर सुकून से गुजार सके। मुझे भी जाना है बर्फ वाले जंगल, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बर्फ वाला जंगल देखूं। तुम सब लोग मेरी बात सुन लो, अगर ये साथ गई तो मैं नहीं जाऊंगा। टोनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बुलबुल के पीछे उड़ रही होती है। ऐसे ही उड़ते उड़ते उन्हें बहुत रात हो जाती है, लेकिन वो उड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें बर्फ वाले जंगल जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ रानो कवि और कालू कौवा उन सब का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कानो कान खबर नहीं होती कि रानो कवि और कालू उनका पीछा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद वो बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर रानो कवि और कालू कौवा भी पहुंच जाते हैं। वो घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उन्हें आवाज लगाते हैं। अरे बाहर बहुत ठंड है, हमें भी अंदर आने दो। अरे ये आवाज तो रानो कवि की है, ये लोग कहाँ से आ गए अब यहाँ पे? नहीं नहीं, हमने इन्हें अंदर नहीं आने देना, क्योंकि इन्होंने मुझे भी घोंसला नहीं बनाने दिया था। अगर इन दोनों को अंदर आने दिया ना तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे दोस्तों, बाहर बहुत ठंड है, हमें अंदर आने दो। कबूतर भैया, बाहर वाकई में ही बहुत ठंड है, आप उन्हें अंदर आने दें। अगर उन्होंने आपको घोंसला नहीं बनाने दिया तो इसका क्या मतलब? आप उनसे बदला लेंगे, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें और उन्हें अंदर आने दें। और फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं और उन्हें अंदर आने देते हैं। देखो भाई, हमने सिर्फ और सिर्फ कबूतर भैया के कहने पर तुम लोगों को अंदर आने दिया है। अगर वो अपना दिल बड़ा ना करते और तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत ना देते तो हम लोग तुम लोगों को कभी भी अंदर ना आने देते, नहीं तो तुम लोगों की बाहर ही कुर्सी बन जाती। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर आज कबूतर भैया तुम लोगों की मदद ना करते तो तुम लोग बाहर ही बर्फ में जम जाते। तब भी रानो कवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कबूतर से माफी मांगती है। और फिर इस तरह सब मिलकर बुलबुल चिड़िया के घर में अपनी गर्मियाँ गुजारते हैं और गर्मियों में ही सर्दियों का मजा ले रहे होते हैं। खाना तलाश कर रही थी कि इसकी नजर बुलबुल के घोंसले पर पड़ी। यहाँ चील बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। दो बच्चों को वो पहले ही खा चुकी थी
और एक बच्चे को अभी खाने ही वाली थी। मुझे कुछ भी करके बुलबुल के इस बच्चे को जालिम चील से बचाना होगा। चिड़िया फौरन चील के पास जाती है। जालिम चील, तुम्हें जरा रहम नहीं आया इन मासूम परिंदों को खाते हुए? इन नन्हे मुन्ने परिंदों को खाने से पहले जरा ये तो सोचा होता कि अगर कोई तुम्हारे बच्चों को खाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। कोई मेरे बच्चों की तरफ गंदी नजर से तो देखे, इनकी आंखें ना निकाल दूंगी मैं। तुम तो शुक्र करो इन मोटे ताजे बच्चों को खा के मेरा पेट भर गया है, नहीं तो एक सेकंड में तुम्हें और इस नन्हे बुलबुल को खा जाती मैं। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से उड़ जाती है और बुलबुल भी अपने घोंसले में वापस लौट आती है। अपने बच्चों को खून में लथपथ देकर बुलबुल बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। टोनी उसे चुप करवाते हुए कहती है, बुलबुल बहन चुप कर जाओ, अब तुम्हारे पास सब्र करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो तो वक्त रहते मैं यहाँ पर पहुँच गई, नहीं तो वो चील तुम्हारे इस बच्चे को भी खा जाती। टोनी बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरे इस बच्चे को ना बचाती तो मैं जिंदा ना रह पाती। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों का खून इस चील को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इसे जरूर बदला लूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बुलबुल बहन, तुम्हें अब सब्र से और अक्ल से काम लेना होगा। वो चील बहुत ताकतवर है और उसके मुकाबले में हम लोग बहुत कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उस चील से किसी के बच्चे भी महफूज नहीं हैं। अब ऊपर वाला ही हमारी मदद करेगा इस चील से हमारी जान छुड़वाने में। और फिर टोनी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है और बुलबुल भी सब्र कर कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। मम्मा, आज आप इतनी देर से क्यों आई हैं? वो बेटा, मैं खाने की तलाश में जरा दूर निकल गई थी, इसलिए ये देर हो गई। अच्छा तुम बताओ, तुम लोगों ने कोई शरारत तो नहीं की आज? मम्मा, इस चूचू ने आज मुझे बड़ा तंग किया है। ये बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करता था। चूचू बेटा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हें पता है कि घर से बाहर कितना खतरा है और तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए। टोनी बच्चों को खाना खिलाती है और इन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले रोज जंगल में बादल आ जाते हैं। चूचू और मुन्नू, तुम दोनों ने घर ही रहना है, बाहर मौसम ठीक नहीं है और मैं जल्दी ही खाना लेकर घर वापस आ जाऊंगी। टोनी चिड़िया को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं क्योंकि इनकी जिंदगी की ये पहली बारिश थी। और चूचू फिर से घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। चूचू रुक जाओ, हम लोगों को बाहर नहीं जाना, हमें मम्मा घर से बाहर जाने से मना करके गई हैं। मुन्नू भैया, मैं तो बस बाहर बारिश देखने जा रहा हूँ कि आसमान से कैसे पानी नीचे गिरता है। मुन्नू अपने भाई को बाहर जाने से रोक देता है और दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से टोनी चिड़िया एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है। मेरे बच्चे ठीक हो? ये बारिश भी कितनी तेज है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कालू कौवा भी तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। फिर इसे टोनी चिड़िया एक दरख्त पर बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी चिड़िया, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे घर में अकेले हैं इतनी तेज बारिश में? हाँ कालू भैया, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। टोनी बहन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है जंगल में एक खतरनाक चील आई है, वो बच्चों का शिकार करती है। हाँ कालू भैया, मुझे तो इस चील के बारे में पता है, मैं इसीलिए तो ज्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने कल खुद इसे अपनी आंखों से बुलबुल के बच्चे खाते हुए देखा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ बुलबुल के साथ। अब हम सबको मिलकर इस चील का कुछ न कुछ तो करना होगा। जी कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस चील का कोई ना कोई हल तो तलाश करना होगा। और फिर कौवा अपने घोंसले की तरफ आगे बढ़ता है। मुझे भी अब उड़ना चाहिए। बारिश अभी तक बहुत तेज थी। चिड़िया अपनी जान की परवाह न करते हुए उड़ने लगती है। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। टोनी चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसके पैर भीग चुके थे। तेज हवाएं चील को पहाड़ों की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर एक दूसरी चील बैठी हुई थी। आ जाओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अब तो तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरे इलाके में हो और मेरे इलाके में जो परिंदा एक बार आ जाए वो दोबारा बचकर नहीं जा सकता।
टोनी चिड़िया बहुत बहादुर और अक्लमंद चिड़िया थी। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो चील को सबक सिखाने का फैसला करती है। अरे चील, तुम मुझे कैसे खा सकती हो? क्यों, मैं तुम्हें क्यों नहीं खा सकती हूँ? मैं तो खुद एक चील का शिकार हूँ। उसने मेरे बच्चों को भी खा लिया है और अब मुझे भी खा जाएगा। उस चील ने मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भेजा था और अब मैं वापस उसी के पास जा रही हूँ। मैं उसका शिकार हूँ और वही मुझे खाएगा। आप मुझे नहीं खा सकती हो। अगर आप उससे मुकाबला करके जीत जाती हैं, तो फिर आप मुझे खाने का हक रखती हैं। लेकिन वो चील बहुत ताकतवर है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो आपको पल भर में मार देगा। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं उससे ज्यादा बहादुर हूँ और ताकतवर भी हूँ। चलो ले चलो मुझे उसके पास, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। और फिर टोनी इस चील को दूसरी चील के पास लेकर जाती है जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था। टोनी चिड़िया गुफा के पास जाकर दूसरी चील से कहती है, अभी आप यही इंतजार करें, मैं अंदर जाकर जब आपको आवाज दूंगी फिर आप अंदर आ जाना। फिर टोनी चिड़िया गुफा के अंदर जाती है जहाँ पर वो चील बैठी हुई थी। अरे वाह वाह चिड़िया, क्या बात है, आज तुम खुद ही चल के मेरे पास आ गई हो। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझसे बच गई। आज तो मुझे भूख भी बड़ी ज्यादा लगी है। बारिश की वजह से मैं शिकार करने भी नहीं जा सकी। अब तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? मेरे बच्चे तो तुम पहले ही खा चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुकाबले की एक चील आ गई है जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतनी हिम्मत किसमें है जो मुझे खत्म कर सके? चील, अब आप अंदर आ जाएं। और फिर वो चील भी अंदर आ जाती है। दोनों चील में खूब लड़ाई हो जाती है। दोनों की आंखों में खून उतरा हुआ था और दोनों एक दूसरे को बहुत जख्मी कर देती हैं और दोनों बेसुध होकर नीचे गिर जाती हैं। अब तुम दोनों को पता चला छोटे परिंदों को खाने का अंजाम? दोनों चील बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। दोनों ही मर जाती हैं। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन अब इसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। टोनी चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन जब टोनी चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो इसका घर पानी से भरा हुआ था। इसके बच्चे घर में नहीं थे। वो बहुत परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? टोनी चिड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर वापिस आने में? कालू भैया, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। मेरा घर भी पानी से भरा हुआ है। टोनी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में महफूज हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर में पानी भर चुका था और तुम्हारे बच्चे डूबने ही वाले थे। मैंने इन्हें पानी से निकालकर अपने साथ अपने घर ले गया। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। टोनी चिड़िया कौवे को सारी बात बताती है कि किस तरह इसने दोनों चीलों का खात्मा किया। टोनी चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद और बहादुर हो। आज तुम्हारी अक्लमंदी से हमारा सारा जंगल महफूज है। और फिर इसके बाद तमाम परिंदे अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करने लगे। तोता और एक कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जब से जंगल में भोजन की कमी हुई थी, उन्हें भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन जब वो भोजन की खोज में दूर निकल जाते तो उन्हें अपने घोंसलों की फिक्र होती। और फिर एक दिन राना चिड़िया दूसरे पक्षियों से ऐसा कहती, दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम सबको पसंद आए तो इससे हमें भोजन की चिंता भी नहीं रहेगी और ना ही ये कि कोई हमारे घोंसलों को नुकसान पहुंचा देगा। रानो, बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें भोजन घर के पास ही मिल जाए और हमें दूर ना जाना पड़े? दूर तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन हम सब एक साथ नहीं जाएंगे भोजन की खोज में। हममें से एक पक्षी हमारे घोंसलों की निगरानी करेगा और हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा और बाकी भोजन लेने चला जाया करेंगे और ऐसा हम बारी बारी करेंगे। रानो, ये तो बहुत अच्छा उपाय है तुम्हारा। इससे तो हमारी चिंता ही खत्म हो जाएगी और हम भोजन की खोज में कहीं भी जा सकेंगे। हम ऐसा करते हैं कि आज पहला दिन है, इसलिए रानो, आज तुम हमारे घोंसलों का ध्यान रखो और फिर कल हम में से कोई घोंसलों का ध्यान रखेगा। अब हम ज्यादा दूर तक जा सकेंगे और अच्छा भोजन ढूंढ सकेंगे। लेकिन कालू, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी बारी हो घोंसलों का ध्यान रखने की तो तुम आवारा फिरते रहो और हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं अपना काम अच्छे से करूँगा।
तो फिर चलो दोस्त। और फिर कबूतर, तोता और कालू कौवा भोजन की खोज में चले जाते हैं और रानो चिड़िया सब पक्षियों के घोंसलों का ध्यान रखने के लिए वहीं बैठ जाती है। और फिर एक कौवे के बच्चे को प्यास लग जाती है और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो आंटी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मेरा मुंह सूख रहा है। कुकू, जग्गू कौवे को प्यास लगी हुई है, तुम जरा जग्गू के पास बैठो, मैं अभी पास में से ही पानी लाकर इसे पिलाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। बाकी पक्षी भी उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं और वो एक मैदान में जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। आज हम थोड़ा दूर निकल आए, इसलिए हमें ये दाने मिल गए। पहले तो हमें अपने घोंसलों की चिंता होती थी, इसलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं आ सकते थे। लेकिन अब तो रानो चिड़िया ने हमारे घरों का अच्छे से ध्यान रखा होगा। और फिर वो सब अपना अपना भोजन खा लेते हैं और रानो चिड़िया और अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर वापस हो लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी वापस लौट आते हैं। रानो चिड़िया, ये रहे तुम्हारे हिस्से के दाने। हम आज दूर तक चले गए थे क्योंकि हमें पीछे की तो कोई चिंता न थी। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और सब पक्षी बारी बारी घोंसलों का पहरा देते और दूसरे पक्षी भोजन की खोज में चले जाते। और फिर एक दिन कालू कौवे की बारी आ गई घोंसलों का ध्यान रखने की। कालू, हम जा रहे हैं, तुम सबके घोंसलों का ध्यान रखना, हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। और फिर वो सब चले जाते हैं। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया जैसे ही आहार की खोज में जाते हैं, कालू कौवा तुरंत सो जाता है। और फिर रानो चिड़िया के बेटे कुकू को प्यास लग जाती है और वो कालू कौवे से कहता है, अंकल कालू, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कालू तो सोया हुआ था और कुकू की आवाज सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। पहले सोए हुए थे जब तुम्हारी मम्मा थी यहाँ, अब मैं कहाँ से तुम्हें पानी लाकर पिलाता फिरूं? चुप करके बैठ जाओ। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। अंकल कालू, जिस दिन मेरी मम्मा की बारी थी घोंसलों का ध्यान रखने की, तो मम्मा ने भी तो पानी लाकर पिला ही दिया था जग्गू को। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी ला दें। अब के बाद तो कालू कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। मेरा काम घोंसलों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैं छोटी चिड़िया के बच्चों की नौकरी करता फिरूं। और अगर आप बोले तो मैं तुम्हें चील को खिला दूंगा। पता है ना चील तुम्हारा क्या हाल करेगी। चील का नाम सुनकर तो कुकू डर जाता है और वो कांपने लगता है। वो डरते डरते अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाता है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। कालू अंकल, प्लीज चील को ना बुलाना, मैं अब पानी नहीं मांगूंगा। कालू अंकल प्लीज। वो छोटा बच्चा तो ऐसे रोता रहता है। और फिर शाम होते ही रानो चिड़िया, तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है, कुकू तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी थी। कालू अंकल से पानी मांगा तो बोले कि वो मुझे चील के हवाले कर देगा। अरे कुकू, तुम्हें तो तेज बुखार है। तोता और कबूतर, सुन लो तुम दोनों भी इस कालू के काम। मेरे मासूम बच्चे को चील से डराता रहा है और डर के मारे कुकू को तेज बुखार हो गया है। मैं अब कालू के साथ मिलकर भोजन नहीं ढूंढूंगी। ये तो है ही बेशरम। मुझे तो इस कालू का पहले ही पता था। कालू, ये खा लो आज का भोजन, और कल से ना ही हम तुम्हें भोजन लेने साथ लेकर जाया करेंगे और ना ही तुमसे कोई दोस्ती रखेंगे। और फिर सब पक्षी कालू कौवे से दोस्ती खत्म कर लेते हैं। और फिर कालू कौवे को पता चलता है कि दोस्तों के साथ से जिंदगी कितनी आसान थी। चुटकी चिड़िया अपनी माँ बुलबुल चिड़िया और पिता रंगीला कबूतर के साथ रहा करती थी। चुटकी चिड़िया और उसके माता पिता बहुत गरीब थे। रंगीला कबूतर अपने घर को चलाने के लिए ऑटो चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन रंगीला कबूतर का ऑटो खराब हो जाता है। रंगीला कबूतर को उदास देख बुलबुल चिड़िया उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान क्यों हैं?
क्या बताऊं बुलबुल, चुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, घर में राशन लाना है, घर का किराया भी भरना है, जेब में एक पैसा नहीं है, ऊपर से ऑटो भी खराब हो चुका है। अब ना तो मेरे पास नया ऑटो लेने के लिए पैसे हैं और ना ही इस खराब ऑटो को ठीक करवाने के पैसे हैं। अगर आप ऑटो नहीं चलाएंगे तो घर कैसे चलेगा? इस तरह से बुलबुल चिड़िया भी परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद चुटकी चिड़िया भी स्कूल से आ जाती है और अपने पिता का बाहर ऑटो खड़ा देख ऑटो के अंदर ही खेलने लगती। चुटकी चिड़िया की आवाज सुनकर बुलबुल चिड़िया बाहर आती है और चुटकी से बोलती है, अरे चुटकी बेटा, तुम घर आ गई और अब तक अंदर नहीं आई। नहीं माँ, मुझे घर में नहीं आना, घर में बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, तो फिर तो ऑटो में ही पड़ी रहे। यहाँ तेरे पापा और मैं यह सोच रहे हैं कि घर कैसे चलेगा और एक तू है जो इस ऑटो को ही अपना घर बनाकर बैठी है। इस तरह से बुलबुल चिड़िया चुटकी चिड़िया को डांट कर घर में चली जाती है, पर चुटकी चिड़िया ऑटो के अंदर ही अकेले खेलती रहती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक चुटकी चिड़िया घर के अंदर नहीं आती और जब रंगीला कबूतर चुटकी चिड़िया को घर में नहीं देखता तो वह बुलबुल चिड़िया से बोलता है, अरे सुबह से शाम हो गई पर मैंने अब तक अपनी चुटकी को नहीं देखा। चुटकी कहाँ है? खेल रही होगी ऑटो के अंदर ही अंदर। ऑटो ही तो उसका घर है, ना जाने उस ऑटो में रहना कितना पसंद है। अरे वह अभी बच्ची है, इसलिए तुम गुस्सा मत करो और प्यार से उसे घर में ले आओ। रंगीला कबूतर के कहने पर बुलबुल चिड़िया बाहर जाती है और चुटकी चिड़िया से बोलती है, अरे चुटकी बेटा, घर नहीं आना क्या? सुबह से शाम हो गई और तू है कि ऑटो के अंदर ही बैठी है। इस तरह से बार बार बुलबुल चिड़िया को आवाज देती है, पर चुटकी चिड़िया बाहर नहीं आती और जब बुलबुल चिड़िया ऑटो के अंदर जाती है तो वह देखती है कि चिड़िया ऑटो के अंदर ही सो गई है। अब बुलबुल चिड़िया उस घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर रंगीला कबूतर को कहीं काम नहीं मिलता और एक दिन चील आकर रंगीला कबूतर से बोलता है, अरे निकल जाओ मेरे घर से, 6 महीने से तुमने घर का किराया नहीं भरा, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो। दे दी, तुम्हें जितनी मोहलत देनी थी, अब मेरा घर खाली करो। इस तरह से चील उन्हें अपने घर से निकाल देता है। अब बुलबुल चिड़िया और रंगीले कबूतर के पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता, जिसके बाद चुटकी चिड़िया अपने माता पिता से बोलती है, माँ पिताजी, वैसे भी चील दादा का घर अच्छा नहीं था, उसमें घुटन होती थी, उनके घर से अच्छा तो हमारा ऑटो है, क्यों न हम लोग हमारे ऑटो को ही अपना घर बना ली। रंगीला कबूतर को चुटकी चिड़िया की बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वह लोग ऑटो को ही अपना घर बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। साथ ही कुछ दिनों बाद रंगीला कबूतर को भी काम मिल जाता है, जिसके बाद वह लोग ऑटो में ही एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।